Assalamu alaikum students. Today in this class we will discuss Indian Mental Health Act 1987 from chapter 4th. ये जो चैप्टर है इसमें ये डिस्कस किया गया है कि एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल के अंदर कैसे एडमिशन किया जाता है और इस एक्ट में पिछले एक्ट के मुकाबले में इन प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई किया गया है। तो आइए देखते हैं कि एक मेंटल हॉस्पिटल के अंदर किस तरीके से एडमिशन होता है और एडमिशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो याद रखिए कि एडमिशन या तो वॉलंटरीली होगा या इनवॉलंटरीली होगा या कभी एमरजेंसी सर्कमस्टेंसेस के अंदर होगा या कभी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अंदर होगा या कभी हमें प्रिजनर को एडमिट करना पड़ सकता है। तो देखिए जो सबसे पहले हमें एडमिशन करना है दैट इज़ ऑन वॉलेंटरी बेसिस। वॉलेंटरी बेसिस का मतलब है कि इफ़ एनी पर्सन मेजर कंसिडर्स हिमसेल्फ मेंटली इल ही मे रिक्वेस्ट द मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द साइकेट्रिक हॉस्पिटल फॉर वॉलेंटरी एडमिशन। कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो 18 ईयर्स से अबव है तो उसको हम मेजर कहते हैं। तो उसे अगर लगता है कि वो बीमार है तो वो खुद से एक मेडिकल ऑफिसर को रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करे। लेकिन अगर कोई माइनर होगा यानी 80 ईयर्स से छोटा होगा तो उसे एडमिट करने के लिए उसका गार्डियन रिक्वेस्ट करेगा, लाइक उसके पेरेंट्स, उसके फ्रेंड्स, उसके रिलेटिव्स, ठीक, क्योंकि वो खुद से ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकता है क्योंकि वो अभी छोटा है। तो ये है बात अबाउट द वॉलेंटरी एडमिशन। दिस इज़ अबाउट वॉलेंटरी एडमिशन। इसके बाद देखिए कि जब वॉलेंटरी एडमिशन होगा तो ट्रीटमेंट बस 90 डेज़ तक के लिए होगा, उससे ज़्यादा तक के लिए नहीं होगा। अगर उसके बाद भी आप पेशेंट को हॉस्पिटल में रखना चाहते हैं तो उसके लिए नया प्रोसीजर आएगा, नए सिरे से चेकअप होगा और डॉक्टर देखेगा कि क्या इसको फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं। इसके बाद दूसरा आता है एडमिशन अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। कि कुछ खास सर्कमस्टेंसेस होंगे, हालात होंगे जिनमें एक पर्सन को एडमिट किया जाएगा। एनी मेंटली इल पेशेंट हु इज़ अनेबल टू एक्सप्रेस विलिंगनेस फॉर एडमिशन। अब ऐसा पर्सन आ रहा है जो खुद से नहीं कह सकता है कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए क्योंकि वो इतना बीमार है मेंटली, या वो ऐसी कंडीशन में है कि खुद से नहीं कह सकता है। तब जो उसके घर वाले होंगे या फ्रेंड्स होंगे या रिलेटिव्स होंगे वो मेडिकल ऑफिसर को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे इस पर्सन को एडमिट करिए। तब मेडिकल ऑफिसर उस पर्सन का चेकअप करेगा और अगर उसे लगेगा कि उस पर्सन के लिए एडमिट होना उसके इंटरेस्ट में है, उसके फ़ायदे में है, तब वो उसको एडमिट करेगा। ये है एडमिशन अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। इसके बाद है एडमिशन इन एमरजेंसीज़। कि कोई एमरजेंसी की कंडीशन होगी उसके अंदर एक पर्सन को एडमिट किया जाएगा। अब ऐसी कब कोई कंडीशन हो सकती है? तभी जब पेशेंट डेंजरस हो खुद के लिए या दूसरों के लिए और एक रिसेप्शन ऑर्डर मजिस्ट्रेट से ऑब्टेन किया जाएगा विद इन 72 आवर्स और उसके बाद उस पर्सन को एडमिट किया जाएगा। आप देखिए, द मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज कैन एडमिट ए मेंटली इल पेशेंट इफ़ द पेशेंट इज़ डेंजरस टू हिमसेल्फ, हरसेल्फ और अदर्स, बट ए रिसेप्शन ऑर्डर फ्रॉम द मजिस्ट्रेट मस्ट बी ऑब्टेन्ड विद इन 72 आवर्स। तो यहाँ पर कौन एक पेशेंट को एडमिट कर सकता है? इट इज़ द मेडिकल ऑफिसर। जब उसे लगे कि मेंटली इल पेशेंट खुद को नुकसान पहुंच रहा है और को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन जब वो उसको एडमिट करेगा उसे फिर मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना पड़ेगा रिगार्डिंग द सेम थिंग। मजिस्ट्रेट का मतलब होता है जज या कोर्ट।
जब वो परमिशन देंगे उसको एडमिट करने के लिए, तभी वो उसको फर्दर एडमिट कर सकता है। तो अगर वो नहीं देगा परमिशन तो उसको एडमिट नहीं किया जा सकता, और ये परमिशन उसे 72 आवर्स में लेना है। उसके बाद है एडमिशन ऑफ मेंटली इल प्रिजनर्स, कि अब है मेंटली इल prisoner. A mentally ill prisoner can be admitted to a mental hospital by the order of the presiding officer or the court. कि एक प्रिजनर है लेकिन वो मेंटली इल हो गया है, अब उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करना है। तो ये तभी होगा जब एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर या कोर्ट हमें उसके लिए परमिशन दे दे। उनके परमिशन के बगैर हम उसको एडमिट नहीं कर सकते हैं, ये बात आपने यहाँ पर याद रखनी है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर या कोर्ट कौन है? फिर से जो मजिस्ट्रेट होता है वही प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, या उसी को हम जो है कोर्ट के अंदर लेते हैं। इसके बाद है मिसलिनियस एडमिशन। ए मेंटली इल पर्सन कैन बी एडमिटेड बाय अ सोशल वर्कर ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। अब यहाँ पर एक मेंटली इल पर्सन को एक सोशल वर्कर एडमिट करता है इंसानियत के नाते, लेकिन जब वो उसको एडमिट करेगा उसके बाद उसे फिर से मजिस्ट्रेट से एक रिसेप्शन ऑर्डर लेना पड़ेगा। रिसेप्शन ऑर्डर फिर से आप याद रखिए, एक ऐसा ऑर्डर होता है जो मजिस्ट्रेट से लिया जाता है ताकि हम एक मेंटली इल पर्सन को साइकेट्रिक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कर सके। ठीक है, खुद से हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। अब अगर हमने कर लिया तो उसके बाद परमिशन लेना ज़रूरी होता है। तो ये था हमारा मिसलिनियस एडमिशन। इसके बाद आप याद रखिए रिसेप्शन ऑर्डर ऑन पिटिशन। अब यहाँ पर भी हम एक मेंटली इल पर्सन को एडमिट करेंगे, लेकिन हम खुद से यहाँ पर एक मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे इस पेशेंट को एडमिट किया जाए। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एडमिशन थ्रू मजिस्ट्रेट, या पुलिस किसी पर्सन को एडमिट करेगी। ए रिलेटिव ब्लड रिलेशन, मैरिज और एडॉप्शन of a patient major who has personally seen the patient within 14 days can submit a petition to the magistrate for admission into a mental hospital. तो ऐसा रिलेटिव जिसने मेंटली इल पर्सन को पिछले 14 डेज़ के अंदर देख लिया हो, उसको एक दो बार ऑब्जर्व कर लिया हो, वो मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो उसके उस बंदे को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट होने दे। या इसके अलावा अगर कोई पुलिस ऑफिसर है वो एक मेंटली इल पर्सन को एडमिट कर सकता है आफ्टर डिटेनिंग हिम, लेकिन वो मेंटली इल पर्सन कैसा था? एक वैंडरिंग या डेंजरस लूनेटिक की तरह, ठीक, जिसको हम आम ज़ुबान में पागल कहते हैं। तो या तो वो ऐसे ही घूम रहा था सड़कों पर, या उसे लगा कि ये लूनेटिक दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है, या ये ऐसा मेंटली इल पर्सन है जिसको घर वाले तंग कर रहे हैं। तो इसको भी इसी को वो जो है डिटेन कर सकता है और फिर इसको वो मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करा सकता है। लेकिन जब वो उसको अपने कस्टडी में लेगा तब 24 आवर्स तक वो उसको अपनी जगह पर रख सकता है, लेकिन उसके बाद उसको मजिस्ट्रेट के पास हाजिरी के लिए पेश करना है। ठीक है, खुद से वो उसको अपने पास हमेशा के लिए नहीं रख सकता है। ठीक है, फर्स्ट वी नीड परमिशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट फिर से एक जज को हम कहते हैं। तो यहाँ पर आपने एक बात ये सीखी कि हमें हर बार जो है मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना पड़ता है। तो ये सारा कुछ चैप्टर 4 के अंदर डिस्कस हो रहा था। अब आइए चैप्टर 5 की तरफ। चैप्टर 5 के अंदर क्या आता है? इंस्पेक्शन, डिस्चार्ज, लीव, एब्सेंस ऑफ ए मेंटली इल पर्सन। हॉस्पिटल या पेशेंट का इंस्पेक्शन होगा या डिस्चार्ज होगा, या कैसे एक पेशेंट को लीव दिया जाए, या कैसे एक पर्सन को हॉस्पिटल से हम एब्सेंस के लिए परमिशन दें। तो ये सारा कुछ हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे।
प्रोसीजर फॉर डिस्चार्ज ऑफ ए पेशेंट एडमिटेड ऑन वॉलंटरी बेसिस। सबसे पहले हमें उस पेशेंट को डिस्चार्ज करना सीखेंगे जो वॉलंटरी बेसिस पर हमने एडमिट किया था। ए पेशेंट एडमिटेड ऑन ए वॉलंटरी बेसिस कैन बी डिस्चार्ज्ड फ्रॉम ए साइकेट्रिक हॉस्पिटल आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ 2 साइकेट्रिस्ट्स बाय द मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज। तो ऐसा पेशेंट जो वॉलंटरी बेसिस पर एडमिट हुआ था उसको तब डिस्चार्ज किया जा सकता है जब 2 साइकेट्रिस्ट्स रिकमेंड करें उसके डिस्चार्ज होने का। लेकिन कौन डिस्चार्ज करेगा? मेडिकल ऑफिसर जो हॉस्पिटल में होगा, और वो इंचार्ज होना चाहिए। इसके बाद डिस्चार्ज ऑफ ए पेशेंट एडमिटेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। जिस पेशेंट को हमने स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अंदर एडमिट किया था उसको अब हमने डिस्चार्ज करना है। तो आफ्टर गिविंग एन अंडरटेकिंग, तो अंडरटेकिंग यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है, बाय द रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, यानी जो उस पेशेंट के रिलेटिव्स या फ्रेंड्स होंगे वो ये लिख कर देंगे कि जो पेशेंट है वो ना तो खुद को नुकसान पहुँचाएगा ना वो औरों को नुकसान पहुँचाएगा। तब जा कर के मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दे सकता है। उसके बाद है डिस्चार्ज ऑफ ए पेशेंट एडमिटेड ऑन रिसेप्शन ऑर्डर और पुलिस। जिस पेशेंट को पुलिस ने डिटेन किया था और फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, उसको डिस्चार्ज करने के लिए सबसे पहले फिटनेस सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। वो फिटनेस सर्टिफिकेट मजिस्ट्रेट के सामने लाई जाएगी और तब उसके बाद एक साइकेट्रिकली इल पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर डिस्चार्ज करेगा एक मजिस्ट्रेट जब उसको मेडिकल ऑफिसर से फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल होगी। उसके बाद है डिस्चार्ज ऑफ ए मेंटली इल प्रिजनर। इफ़ द प्रिजनर इज़ फिट टू फेस ट्रायल, द हॉस्पिटल अथॉरिटी इन्फॉर्म्स द कंसर्नड अथॉरिटी फॉर लीगल एक्शन एंड हैंड्स द प्रिजनर ओवर टू द प्रिजन ऑफिसर। वो प्रिजनर जिसको हमने हॉस्पिटल में एडमिट किया था, अगर वो इस काबिल हो जाता है कि वो ट्रायल को फेस कर सकता है, उसके खिलाफ़ जो मुकदमा चल रहा है उसको वो फेस कर सकता है, तब उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा। तो कैसे डिस्चार्ज किया जाएगा? जो हॉस्पिटल अथॉरिटी होगी वो कंसर्न अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगी, बोलेगी कि आपका पेशेंट ठीक हो गया है, अब आप इसको ले जा सकते हैं, आप इसको कोर्ट में ले जाइए, इसके साथ क्या करना होगा वो अब आपकी ज़िम्मेदारी, हमारा काम ख़त्म। तो ये होता है मेंटली इल प्रिजनर का डिस्चार्ज। और आप जब साइकेट्रिक हॉस्पिटल जाएंगे आप वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर जो आम साइकेट्रिकली इल पेशेंट्स होते हैं उनको एक वार्ड में रखा जाता है, लेकिन जो प्रिजनर्स होते हैं और मेंटली इल होते हैं उनको फॉरेंसिक वार्ड में रखा जाता है। उनको दूसरे से मुख्तलिफ जो है तरीके से वहाँ पर जो है रखा जाता है, तो वो आप वहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। इसके बाद है लीव ऑफ एब्सेंस। अब लीव ऑफ एब्सेंस आप देखेंगे कि ये क्या होता है। द मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज कैन ग्रांट लीव ऑफ एब्सेंस आफ्टर obtaining a bond of proper care by relatives of the mentally ill person from the mental hospital for a maximum of 60 days। तो लीव ऑफ एब्सेंस का मतलब होता है कि पेशेंट को हॉस्पिटल से निकाला जाएगा और फिर या तो घर में रखा जाएगा या किसी और जगह, लेकिन ये करने के लिए सबसे पहले उसके घर वाले एक बॉन्ड लिख के देने चाहिए कि हम जो है इसका अच्छा केयर करेंगे, हम इसकी अच्छी देखभाल करेंगे। और डॉक्टर उसको कितनी देर तक के लिए छुट्टी दे सकता है? 60 डेज़ तक। ये डिस्कस होता है इसी चैप्टर 5 के अंदर, ये आखिरी वाली बात थी। अब हम चैप्टर 6 को डिस्कस करें। मैं एक बार और कहूँगा, हम इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 डिस्कस कर रहे हैं, उसके डिफरेंट चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर 6 के अंदर क्या डिस्कस किया गया है? इट डील्स विद जुडिशरी इंक्वायरी रिगार्डिंग ए मेंटली इल पर्सन पोजेसिंग प्रॉपर्टी। अब ऐसे हमारे पास मेंटली इल पर्सनस हैं जो प्रॉपर्टी रखते हैं, जिनके पास कुछ पैसा है, जिनके पास ज़मीन है, जिनके पास कोई और प्रॉपर्टी है। अब उनकी उस प्रॉपर्टी का क्या बनेगा, उसको कौन मैनेज करेगा? तो उसके बारे में एक जुडिशियल इंक्वायरी की ज़रूरत है
दैट इज़ बीइंग डिस्कस्ड इन चैप्टर 6। मतलब उस पर्सन के साथ क्या कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी के साथ कर रहे हैं, वो इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। फिर है चैप्टर 7th। चैप्टर 7th इज रिलेटेड टू द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ मेंटली इल पर्सन एडमिटेड टू ए साइकेट्रिक हॉस्पिटल। चैप्टर 7 के अंदर ये डिस्कस किया गया है कि जो साइकेट्रिकली इल पेशेंट होगा उनको कैसे साइकेट्रिक हॉस्पिटल में मेंटेन किया जाए। आई मीन टू से उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कैसे मैनेज किया जाएगा, उसको जो पैसे लगेंगे उसके मुतालिक ये चैप्टर है। चैप्टर 8th इज़ अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स ऑफ ए मेंटली इल पर्सन। अच्छा, जो चैप्टर 8th है इसमें ये बताया गया है कि जो मेंटली इल पर्सनस होते हैं उनकी भी ह्यूमन राइट्स होते हैं और उनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। कैसे प्रोटेक्ट करें वो सारा कुछ इसके अंदर डिस्कस किया और उनकी ह्यूमन राइट्स क्या है वो भी इसके अंदर बताए गए। चैप्टर 9 के अंदर प्रोसीजर्स रिलेटेड टू द एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ साइकेट्रिक हॉस्पिटल, कि एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल को कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे एस्टैब्लिश किया जाएगा, दैट इज़ बीइंग डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। चैप्टर 10 के अंदर क्लैरिफिकेशन ऑफ प्रोसीजर्स यूज्ड बाय द मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज इन ए साइकेट्रिक हॉस्पिटल, कि साइकेट्रिक हॉस्पिटल में जो मेडिकल ऑफिसर होगा उसको कैसे डिफरेंट प्रोसीजर्स अंजाम देने हैं। या ये जो चैप्टर 10 है इसके अंदर मिसलिनियस वाली चीज़ें डिस्कस की गई हैं। तो ये था हमारा इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। अब इसके बाद जो दूसरा हमारा एक्ट आता है दैट इज़ मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 और ये हमारा आखिरी वाला एक्ट होगा। और आजकल यही हमारे इंडिया के अंदर राइज है। हर किसी मेंटल हॉस्पिटल के अंदर यही मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 चल रहा है क्योंकि ये नया वाला एक्ट है। ठीक है, तो अब देखिए, नाउ द इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 इज़ रिप्लेस्ड बाय द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 विच कंटेन्स 16 चैप्टर्स। तो ये जो हमारा 2017 वाला एक्ट है इसने पिछले वाले एक्ट को रिप्लेस कर दिया। द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 वॉज पास्ड ऑन 7th of April 2017। ये 7 अप्रैल 2017 को पास किया गया है। तो इसने क्या कर लिया, इसने सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज किया। ये आपने पहली बात याद रखनी है। इसका मतलब है कि इसने कहा कि जो सुसाइड है ये क्राइम नहीं है और ना ही ये किसी सज़ा की मांग करता है। ठीक है, दूसरा ये कि इसने मेंटली इल पर्सनस के राइट्स के बारे में बात की। इसने कहा कि उनके राइट्स प्रोटेक्ट हो जाने चाहिए। उनके राइट्स क्या हैं वो भी इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 5 के अंदर इट कंटेन्स द राइट्स ऑफ मेंटली इल पर्सनस ड्यूरिंग द प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर इन इंस्टीट्यूशंस। इसके अंदर इन ही राइट्स को डिस्कस किया गया। अब देखिए, राइट टू एक्सेस मेंटल हेल्थ केयर। मेंटली इल पर्सन का जो राइट होता है दैट इज़ राइट टू एक्सेस मेंटल हेल्थ केयर। उसका हक होता है कि वो मेंटल हेल्थ केयर सीख करे, वो कहे कि मुझे मेंटल हेल्थ केयर मिलना चाहिए और जब वो ऐसी मांग करे हमें उसको प्रोवाइड करना चाहिए। दूसरा है राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रूअल इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग बिहेवियर। इसका सिंपल मतलब है कि हमें मेंटली इल पर्सनस के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, हमें उनके साथ बुरे तरीके से पेश नहीं आना चाहिए। जिस तरीके से हम आम इंसानों के साथ पेश आते हैं वैसे ही इनके साथ भी पेश आ जाना चाहिए। हमें इनको पागल समझकर बुरे तरीके से मारना नहीं चाहिए, पीटना नहीं चाहिए, गालियाँ नहीं निकालनी चाहिए। वो बात आपको याद रखनी है। इनके साथ अच्छे तरीके से पेश आ जाना चाहिए। तीसरा है राइट टू इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। इनके साथ किसी भी फ़र्क का ये नहीं करना चाहिए। इनके साथ इक्वालिटी के साथ पेश आना चाहिए, ना ही डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए इन लोगों के साथ। रिस्ट्रिक्शन ऑन द रिलीज ऑफ इंफॉर्मेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ मेंटल इलनेस। अब इनकी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी, इनकी क्या कंडीशन है और क्यों है, कैसे है, इनके क्या साइन एंड सिम्टम्स आ रहा है, कितने टाइम से है, वो सारा कुछ हमारे पास रिकॉर्ड्स के अंदर होगा। तो वी कांट शेयर दैट इन्फॉर्मेशन विद एनीवन। तो यहाँ पर आपको एक बात समझ में आती है कि इन पेशेंट्स का हमने कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखना होता है।
और वो यहाँ पर भी आएगा राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी, इनकी इन्फॉर्मेशन हमने सीक्रेट रखनी होती है। राइट टू पर्सनल कंटैक्ट्स एंड कम्युनिकेशन, इसका मतलब है कि इनके जो फ्रेंड्स होंगे या घर वाले होंगे ये उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इफ़ दे वांट टू टॉक विद देम दे कैन एंड वी हैव टू परमिट देम, वी कांट रिस्ट्रिक्ट देम इन दैट सेंस। राइट टू मेक कंप्लेंट्स अबाउट डेफिशिएंसीज इन द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, तो यहाँ पर क्या है, जो केयर आप उनको हॉस्पिटल में प्रोवाइड कर रहे हैं अगर उसमें कोई कमी पेशी हो रही है कि उसके बारे में शिकायत कर सकते हैं। अगर ये शिकायत करते हैं हमें वो शिकायत सुननी चाहिए और उसको दूर करना चाहिए, लेकिन हम उनको ये नहीं कह सकते आप क्यों शिकायत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक नई चीज़ है। राइट टू कम्युनिटी लिविंग, इनका हक होता है कि कम्युनिटी में रह सकें दूसरे लोगों के साथ। राइट टू इन्फॉर्मेशन, इनका ये कोई भी इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं अपनी हेल्थ के रिलेटेड ख़ास तौर पर, वो एंड हमको वो उनको देनी चाहिए। राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी मैंने बताया। राइट टू एक्सेस मेडिकल रिकॉर्ड्स, अगर ये अपने रिकॉर्ड्स के बारे में कोई बात पूछें या कहें कि हमें वो चाहिए तो आपको इनको वो देना है। राइट टू लीगल एड, अगर इनको वकील की ज़रूरत है कि उनका केस लड़ सके या किसी भी लीगल एड की ज़रूरत हो तो वो आपने इनको प्रोवाइड करनी है। इसके बाद है चैप्टर 12। चैप्टर 12 के अंदर क्या है, एडमिशन, ट्रीटमेंट एंड डिस्चार्ज। अब इसके अंदर नए सिरे से एडमिशन, ट्रीटमेंट और डिस्चार्ज आएगा क्योंकि ये नया वाला एक्ट है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप देखिए, इंडिपेंडेंट पेशेंट और इंडिपेंडेंट एडमिशन सबसे पहले आता है अंडर सेक्शन 85। तो मैं आपको जल्दी बता देता हूँ कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो इंडिपेंडेंट है, जो खुद से खुद की हेल्थ को ठीक करने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होने का डिसीजन लेता है, या वो अपने किसी भी ट्रीटमेंट का डिसीजन खुद से लेता है, किसी दूसरे से नहीं पूछा, तो उसको एक इंडिपेंडेंट पेशेंट माना जाता है। तो उसके बारे में क्या करना है, उसको एक मेडिकल ऑफिसर चेक करेगा और फिर उसके बाद उसको एडमिट करेगा। अब इसके बाद है, ये मैंने बताया मेडिकल ऑफिसर होगा। एडमिशन ऑफ माइनर, इसी तरीके से एक छोटा बच्चा है, ठीक, तो उसका जो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव होगा उस, यानी उसका पेरेंट या कोई और, वो उसकी तरफ से बात करेगा, उसके कहने पर उस बच्चे को एडमिट किया जाएगा। और अगर आपने किसी बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट किया और वो हॉस्पिटल के एडमिशन के दौरान ही 18 ईयर्स को क्रॉस कर गया, तब मेडिकल ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको एक इंडिपेंडेंट पेशेंट करार दे। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद है चैप्टर 12। चैप्टर 12 इज़ कंटिन्यूड। ठीक है, सपोर्टेड एडमिशन। अब सपोर्टेड एडमिशन का क्या मतलब है? सपोर्टेड एडमिशन का मतलब है एक ऐसा एडमिशन जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। इसको आप 30 डेज़ तक सबसे पहले एडमिट कर सकते हैं। ठीक, और 30 डेज़ तक के लिए इसको एडमिट करने के लिए आपको एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, और साइकेट्रिस्ट के साथ आपको एक दूसरा मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होना चाहिए, तब इसको 30 डेज़ तक के लिए एडमिट किया जा सकता है। I mean to say, if you want to admit any patient who is having such needs which seek much support, तब आप उस पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट कर सकते हैं जब एक साइकेट्रिस्ट उसका चेकअप करे और दूसरा आपके साथ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होना चाहिए। ठीक है, अब अगर आप 30 डेज़ के बाद भी उसको एडमिट रखना चाहते हैं, तब एक साइकेट्रिस्ट काफ़ी नहीं होगा बल्कि 2 साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत होगी। तो ये इन दोनों के बीच फ़र्क है। ठीक है, वो उसको एट द टाइम ऑफ एडमिशन चेकअप करेगा या उससे पहले वाले 7 दिनों के अंदर चेक करेगा। अब है लीव ऑफ एब्सेंस सेक्शन 91। फिर से यही बात कि एक मेडिकल ऑफिसर या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल पेशेंट को इजाज़त देगा कि वो अपने घर जाए। ठीक है, कि वो हॉस्पिटल से एब्सेंट रहे। ठीक, और ये वो वाले पेशेंट्स हैं जो सेक्शन 87, सेक्शन 89 या सेक्शन 90 के तहत हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, और वो पहले उस पेशेंट की कंडीशंस देखेगा और बाकी सारी चीज़ें देखेगा कि कितने टाइम तक के लिए मैं इसको छुट्टी दे दूँ,
तो उस हिसाब से उस पेशेंट को हॉस्पिटल से एब्सेंट रहने की इजाज़त दी जाएगी। इसके बाद है एब्सेंस विदाउट लीव और डिस्चार्ज सेक्शन 91 के तहत, कि पेशेंट ने खुद को एब्सेंट कर लिया हॉस्पिटल से, लेकिन उसने डॉक्टर से इजाज़त नहीं मांगी, खुद से भाग गया। तो अगर ऐसा कोई पर्सन हॉस्पिटल से भाग गया है तो मेडिकल ऑफिसर क्या करेगा, वो पुलिस ऑफिसर को रिक्वेस्ट करेगा कि वो उसको अपने कस्टडी में ले। तो इसके बाद पुलिस उसकी खोज में निकलेगी, उसको पकड़ेंगे और फिर वापस उसको मेंटल हॉस्पिटल भेजेंगे और उसके बाद बाकी सारा कुछ उसके साथ किया जाएगा। अब हमारा आखिरी टॉपिक है सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए मेंटली इल पर्सन। इसमें सबसे पहले आता है राइट टू वोट। ठीक है, तो जो मेंटली इल पर्सन होगा, ठीक, खासतौर पर जो लूनेटिक होगा, हम उसकी बात करेंगे। इन द इंडियन एक्ट ऑफ 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है कि जो पर्सन अनसाउंड माइंड रखता हो तो वो ना तो वोट डाल सकता है, ना वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, और ना ही उसको कोर्ट में बतौर गवाह लिया जा सकता है। तो इनका राइट टू वोट नहीं होता है, ये बात याद रखनी चाहिए। दूसरा है मैरिज। ठीक, तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत ये कानून बनाया गया है कि अगर दो बंदों के दरमियान मैरिज हुआ है, ठीक है, तो मैरिज के समय दोनों में से एक मेंटली अनसाउंड था तो वो शादी नहीं मानी जाती है, दैट इज़ कंसिडर नल एंड वाइड। ठीक है, इन द आई ऑफ लॉ एनी पार्टी कैन सीक डाइवोर्स। अब अगर शादी के बाद ऐसा कुछ हुआ कि कोई लूनेट बन गया, उसका माइंड अनसाउंड हो गया, तो 2 सालों तक अगर वो बीमारी उसके साथ जुड़ी रहती है, तब 2 सालों के बाद इनमें से कोई सा भी एक दूसरे से डाइवोर्स मांग सकता है। तीसरा है पैरोल। पैरोल का मतलब है कि साइकेट्रिक हॉस्पिटल से टेम्पोरेरी डिस्चार्ज किया जाएगा एक पेशेंट को, ताकि वो घर जाए, वहाँ के कुछ फंक्शंस में हिस्सा ले सके, वहाँ के रिचुअल्स जो है वो अटेंड कर सके। आखिरी वाला है मैकनॉटन रूल, नॉट नोइंग राइट फ्रॉम रॉन्ग। ये कौन सा रूल है? एक ऐसा रूल है जिसमें बताया गया है, इन सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा, अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड रखता है तो अगर उसने कोई क्राइम कर लिया उसकी कोई सज़ा नहीं है। ठीक है, तो आप इसको पढ़िए। इन इंडिया सेक्शन 84 ऑफ द इंडियन पेनल कोड एक्ट 45 ऑफ 1860 स्टेट इज दैट नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और दैट ही इज डूइंग इज ईदर रॉन्ग और कंट्ररी टू लॉ। A mentally retarded person called idiot in law is not considered liable under Indian criminal law. इंडियन क्रिमिनल लॉ में इस पर्सन को क्रिमिनल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसको पता नहीं था एट द टाइम ऑफ डूइंग दैट क्राइम कि ये वाकई कोई क्राइम कर रहा है। इसको नहीं पता है सही क्या है, गलत क्या है। ठीक है, तो ये ऐसा पर्सन होता है जिसको हम लॉ में इडियट कहते हैं। ठीक, दिस लॉ इज़ नोन एज मैकनॉटन रूल। तो इसी के साथ साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। थैंक यू।